हेलो गाइस, आई एम विक्रमादित्य राव और मैं आपको ये बताने के लिए ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि आज से मैं आपको क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी के हर चैप्टर की लाइन टू लाइन ऑडियो बुक्स में रिकॉर्डिंग सेंड करूँगा। ठीक है, जिससे आपकी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर हो जाएगी और मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो आज करेंगे हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन ऑडियो बुक का शुभारंभ विद क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organism. जब से civilization आया है तब से हमने क्लासीफाई करने के लिए organisms को कई कोशिशें की हैं. It was done instinctively, not using criteria that was scientific but born out of need to use organism for our own use, for food, shelter and clothing. हमने ये किसी साइंटिफिक बेसिस पे करने के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने यूज़ के लिए, ताकि हम फूड, शेल्टर, क्लोथिंग अरेंजमेंट कर सकें, उसके लिए किया है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। टोटल जो क्लासिफिकेशन है वो है 6 टाइप के, लेकिन बुक में हमें 3 ही दिए हैं। पहला, एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्री, श्रब एंड हर्ब. पहली बार एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया था जिसमें उन्होंने प्लांट्स को ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में डिवाइड किया था, जबकि he also divided animal into 2 groups, those which had red blood and those that did not, और एनिमल्स को रेड ब्लड के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे. फिर आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. इन लीनियस टाइम a 2 kingdom system of classification with plant and animal kingdom was developed that include all plant and animal respectively. This system did not distinguish between eukaryotes, prokaryotes, unicellular, multicellular, photosynthetic and non-photosynthetic organisms. फिर आए लीनियस, जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को प्लांटे और एनिमलियर के किंगडम के बेसिस पे डिवाइड किया, लेकिन वो यूकैरियोट, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई नहीं कर पाए. Classification of organism into plant and animal was easily done and was easy to understand, but large number of organisms did not fall in the either category. क्लासिफिकेशन का सिस्टम तो बहुत ही ईजी था, प्लांट्स और एनिमल्स में आ गए थे, उसे समझना भी ईजी था, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते थे. Hence, the 2 kingdom classification was did not use for a long time was found inadequate. इसलिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को बहुत लंबे टाइम तक इनएडिक्वेट नहीं माना गया. Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationships and etc. यहाँ तक कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के नीड के बेसिस पे हमने दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, जैसे सेल का स्ट्रक्चर क्या है, नेचर ऑफ वॉल क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हैबिटेट कैसा है, रिप्रोडक्शन का तरीका कैसा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कैसे हैं, इनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम. और ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के तरीके बहुत टाइम तक चेंज होते रहे. Though plant and animal kingdom have been constant under all different systems, understanding of what group organism be included under this kingdom have been changing. Number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time. Classification system जो था living organism का वो कई changes से गुजरा, जिसमें हालांकि plant और animal kingdom के basis पे हमने उन्हें constantly रख तो दिया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो इसमें फॉल नहीं कर रहे थे, इसलिए किंगडम्स को और ज़्यादा चेंजेस से गुजरना पड़ा. और नंबर और नेचर ऑफ किंगडम के आधार पे हमने नहीं, कई और साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके के जो क्लासिफिकेशंस हैं उनको हमारे सामने प्रपोज किया. अब क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ एरिस्टोटल, लीनियस और विटेकर के बारे में दिया है, यानी कि हमारा फर्स्ट किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकंड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन और फिफ्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. इसके अलावा मैं एनसीईआरटी से 2 मिनट के लिए हट के आपको थर्ड,
फोर्थ और सिक्स्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी डिटेल देना चाहूँगा। बात करते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की। इसे अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में दिया था, जिसमें उन्होंने प्लांट और एनिमल के बेसिस पे तो ऑलरेडी क्लासिफाई हो चुके थे, एक और क्लासिफिकेशन लाया प्रोटिस्टा का। Ernest Haeckel in 1866 classified living organisms into three kingdoms: Plantae, Protista, and Animalia. The new kingdom Protista include all those organisms which lack the capability of tissue differentiation. Protista में उन सभी organisms को रखा गया जिनके पास टिश्यू को डिफरेंशिएट करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। These are algae, fungi, protozoa, bacteria, and slime mold. Later, kingdom Protista was reserved only for unicellular organisms. और बाद में kingdom Protista को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए रिजर्व कर दिया गया। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, जैसे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को हम सेपरेट नहीं कर पाए और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को हमने एक ही साथ रख दिया। फिर बात करते हैं हम, ये थर्ड किंगडम था। अब बात करते हैं फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन की। इसे कोपलैंड ने 1956 में दिया था। द फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड मोनेरा इन एडिशन टू प्रोटिस्टा, प्लांटा एंड एनिमेलिया। एनिमेलिया, प्लांटा और प्रोटिस्टा के साथ अब फोर्थ किंगडम में एक मोनेरा नाम के किंगडम को भी इंडल्ज किया गया। स्टडीज विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेड इट क्लियर दैट बैक्टीरिया एंड रिलेटेड ऑर्गेनिज्म हैव अ डिफरेंट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू अदर। और माइक्रोस्कोपिक स्टडी के बेसिस पर हमने ये जाना कि जो बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया जैसा ऑर्गेनिज्म है, उनका स्ट्रक्चर दूसरे ऑर्गेनिज्म से बहुत ही ज़्यादा अलग था। दे आर प्रोकैरियोट्स, दस किंगडम मोनेरा वॉज क्रिएटेड बाय कोपलैंड। और ये प्रोकैरियोट्स थे, इसलिए किंगडम मोनेरा जो था वो बनाया गया कोपलैंड द्वारा। फंगाई कंटिन्यू टू रिमेन विद द प्लांटे इन दिस सिस्टम। लेकिन फंगाई को फिर से प्लांटे के किंगडम के साथ ही रखा गया, क्योंकि फंगाई के बारे में कुछ भी बताना था मुश्किल था। अब बात करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो कि R.H. विटेकर ने दिया था। अब एनसीईआरटी पे आ जाइए। R.H. विटेकर in 1969 proposed five kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plant and Animalia. Main criteria for classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationships. अब देखो, R.H. विटेकर ने एक बहुत ही एप्रोप्रिएट जो था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन उसको इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलियाज के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। और इनके क्लासिफिकेशन का जो मेन क्राइटेरिया था वो था सेल का टाइप कैसा है, सेल वॉल कैसे बनी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। जो आपके बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक टेबल दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम्स, टेबल 2.1, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगा, प्लांटे, एनिमेलिया, इस सीक्वेंस में बात करेंगे। सबसे पहले सेल टाइप। मोनेरा का जो सेल टाइप था वो था प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा का यूकैरियोट, फंगाई का यूकैरियोट, प्लांटे का यूकैरियोट, एनिमेलिया का यूकैरियोटिक। सेल वॉल की बात करें, मोनेरा की नॉन सेल्यूलोजिक थी, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट थी कुछ में एब्सेंट। फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी हुई थी और प्रेजेंट थी। प्लांटे में जो सेल वॉल थी वो प्रेजेंट थी और सेल्यूलोज की बनी हुई थी, जबकि एनिमेलिया में ये सेल वॉल एब्सेंट थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एब्सेंस और प्रेजेंस की बात करें तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, लेकिन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया इन चारों में प्रेजेंट थी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो मोनेरा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का था, मतलब मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों का ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का था। फंजाई का मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू से बना हुआ था। प्लांटे का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू और ऑर्गन से मिलकर बना हुआ था, जबकि एनिमेलिया का टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना हुआ था। बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटे ऑटोट्रॉफिक थे, बल्कि फंजाई और एनिमेलिया हेटेरोट्रॉफिक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द थ्री डोमेन सिस्टम हैज ऑल्सो बीन प्रपोज्ड that divide the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the third domain, and there are six kingdom classification. अब हमें सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बुक में ज़्यादा नहीं दिया है, सिर्फ इतना बताया कि उसको तीन डोमेन्स में बांटा गया था, जिसमें मोनेरा को दो और सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया गया। इसके बारे में अब मैं एनसीईआरटी से हट के थोड़ा सा और सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनना।
सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसे कार्ल वूज WOESE कार्ल CARL वूज ने इंट्रोड्यूस किया था. It was introduced by Carl Woese, a professor in Department of Microbiology, University of Illinois, 1990. This system is also named as three-domain system, as in it, organisms are classified into three domains: archaea, bacteria, and eukarya. इसे थ्री डोमेन सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे जो है तीन डोमेन्स में बांटा गया था, जो कि थे आर्की, बैक्टीरिया और यूकैरिया. It mainly used basic principle of five kingdom system but divide Monera into two domains: Archaebacteria, Eubacteria, and other eukaryotes into third kingdom. इसने लिया तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का ही तरीका था, सिर्फ इन्होंने मोनेरा को आर्की और यूबैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएट कर दिया. अब वापस आते हैं हम एनसीईआरटी पे. एनसीईआरटी में नेक्स्ट पैरा पे आते हैं. लेट अस लुक एट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम. अब उन इश्यूज और कंसिडरेशन को देखते हैं जो अंडरस्टैंड करने में हेल्प किए क्लासिफिकेशन सिस्टम को. Earlier classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, moss, fern, gymnosperm, angiosperm under plant. प्लांट के अंतर्गत पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सब फॉल करते थे. बट द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड सेल वॉल इन द सेल. और इनको इस किंगडम में रखने का सिर्फ एक ही जो सिग्निफिकेंट फीचर था वो ये था कि इन सब के पास सेल वॉल थी. दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. पर इस किंगडम ने उन ग्रुप्स को भी साथ में ले आए जिनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वो बाकी सबसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था. It brought together prokaryotic bacteria and blue-green algae with other groups which were eukaryotic. प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी जो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया है उनको भी शामिल कर दिया गया. ऑल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ रख दिया गया. फॉर एग्जाम्पल क्लामाइडोमोनास एंड स्पायरोगैरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी, जबकि क्लामाइडोमोनास और स्पायरोगैरा जो कि दो अलग अलग हैं इनको एल्गी के अंदर रख दिया गया. The classification did not differentiate between heterotrophic group, fungi and autotrophic green plant. लेकिन अभी भी ये जो क्लासिफिकेशन था ये फंगाई और ऑटोट्रोफिक ग्रीन प्लांट्स को जो है इस ग्रुप में नहीं रख पाया. दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन द सेल वॉल कॉम्पोजिशन. और वो इसीलिए क्योंकि फंगाई ने जो है सेल वॉल कॉम्पोजिशन के कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर दिखाए. जैसे द फंगाई हैड chitin in their wall while green plant had cellulosic cell wall. जो फंगाई है उसमें जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी है. एक्सक्यूज मी, लगता है डिस्टर्बेंस हो रहा है. या नॉट ओके. जो फंगाई है उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी है जबकि ग्रीन प्लांट्स की सेलुलोज की बनी हुई है. When such characteristics were considered, the fungi were placed in separate kingdom fungi. All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera and unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista. प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में और यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में रख दिया गया. किंगडम प्रोटिस्टा is brought together Chlamydomonas, cholera with Paramecium और अमीबा. क्लामाइडोमोनास और कोरेला को पैरामोशियम और अमीबा के साथ रख दिया गया. It was put together organism which in earlier classification were placed in different kingdom. और उन्हें भी जो पिछले क्लासिफिकेशन में दूसरे किंगडम के साथ रख दिए गए थे. This happened because the criteria for classification changed. ये इसलिए किया गया क्योंकि जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का वो चेंज हो गया. This kind of change will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship. Over time, an attempt has been made to evolve classification system which reflect not only morphological, physiological, reproductive similarity, but is also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship. समय के साथ सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी की बेसिस पे नहीं बल्कि इवोल्यूशनरी
जो एविडेंस है उनके बेसिस पे भी इन्हें क्लासिफाई किया गया। अब ये था इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग 1, क्योंकि लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसे इतना ही कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग 2 में हम ऑडियो बुक 2 में मोनेरा को कवर करेंगे, फिर 3 में प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमलिया, और इस तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये थी इसकी ऑडियो बुक 1। इसके अलावा वीडियो एक्सप्लेनेशन के लिए जो कि डिटेल मैनर में ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिए गए हैं, हमारे चैनल हिंदी सत्र काव्य में विजिट करके आप देख सकते हैं, जिनके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में। दिस इज़ मी विक्रमादित्य राव साइनिंग ऑफ। और हाँ, ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवरेज के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साईराम एंड बाय। थैंक यू।